सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद। मेरा नाम है राज चौधरी और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण। पिछले बार की वीडियो यहाँ से छूट गई थी क्योंकि रिकॉर्डिंग 20 मिनट से ज़्यादा की हो गई थी, इसीलिए साम्यवाद था सोवियत संघ के प्रति हिटलर की नफरत। पश्चिमी देशों द्वारा हिटलर के तुष्टीकरण और फांसीवादी अतिक्रमण को रोकने के लिए एक गुट बनाने की सोवियत संघ की कोशिशें और सोवियत जर्मन अनाक्रमण समझौते का जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया था। और हम जानेंगे आखिर सोवियत जर्मन अनाक्रमण समझौते के बावजूद क्यों जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। हिटलर हमेशा से मानता आ रहा था कि उसे असली लड़ाई सोवियत संघ के खिलाफ लड़नी है, और अमेरिका को भी कह सकते हैं, क्योंकि सोवियत संघ उस समय सबसे ज़्यादा ताकतवर था, आज भी माना जाता है। उसका विश्वास था कि सोवियत संघ के विशाल संसाधनों को जीत लेने से जर्मनी अभेद्य हो जाएगा। किसी देश को अगर अभेद्य बनाना है तो सबसे पहले उसका संसाधनों पर कब्जा होना ज़रूरी है। जैसे आज अमेरिका देखो, पहले वेनेजुएला पर कब्जा किया, अब ईरान पर कब्जा कर रहा है। उसे सभी महादेशों के साथ लड़ने की शक्ति देगा अगर वह सोवियत संघ पर कब्जा कर लेता है तो उसे सभी देशों से लड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। सोवियत संघ को जीतने का लक्ष्य जर्मनी के दूसरे सैनिक अभियान के लक्ष्य से बहुत भिन्न भी था। हिटलर का इरादा इस लड़ाई को विनाश की संपूर्ण लड़ाई का रूप देना था। इसका लक्ष्य केवल साम्यवाद का ही विनाश नहीं था, बल्कि हिटलर का इरादा यूराल से पश्चिम के प्रदेशों में विशुद्ध आर्य रक्त यानी जर्मन नस्ल के 10 करोड़ लोगों को बसाने का था। क्योंकि जर्मनों की संख्या इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए यह सौभाग्य दूसरों को भी दिया जाना था। इन दूसरों में उत्तरी यूरोप के लोग, डच और अंग्रेज भी शामिल थे, जिन्हें नस्ली तौर पर जर्मनों का नज़दीकी माना जाता था। इसलिए जर्मनी वहां कब्जा करना चाहता था। इस क्षेत्र में वह जिस नई सभ्यता की स्थापना की योजना बना रहा था, उसका वर्णन उसने लड़ाई के दौरान इन शब्दों में किया है। उसके शब्द अब मैं दोहराने जा रहा हूँ, मतलब हिटलर के शब्द। इस क्षेत्र का एशियाई मैदान वाला रूप खत्म होना चाहिए, इसका यूरोपीकरण करना चाहिए। राइक के किसान यानी कि जर्मन किसान को अतीव मनोरम बस्तियों में ही रहना चाहिए। जर्मन अभिकरणों तथा प्राधिकरणों की इमारतें भव्य होनी चाहिए, शासकों को शोभा देने योग्य। हर शहर के चारों ओर 20 से 40 किलोमीटर तक सुंदर गांवों की एक श्रृंखला होगी। माला में बीचों बीच में पिरोए मोती के दानों की तरह जर्मन नगर स्थित होंगे और नगरों के चारों ओर बस्तियां होंगी। कारण हमने अपने लिए लेबेनस्त्राम शाब्दिक अर्थ ठीक जिंदा रहने के लिए आवश्यक जमीन, नाजियों द्वारा अन्य देशों की भूमि के लिए प्रयुक्त शब्द जिसे वे जर्मनी के राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए आवश्यक मानते हैं। मतलब इस वर्ड का मीनिंग यही है, ठीक जिंदा रहने के लिए आवश्यक जमीन, मतलब एक अच्छा जीवन, उसको वह लेबेनस्त्राम बोलते हैं, के द्वार खोलेंगे। हम स्वयं उन पुरानी बदकिस्मत गंदी रूसी बस्तियों में नहीं रहेंगे। बस्तियां निश्चित रूप से बहुत ऊंचे स्तर की होंगी। ये होता है एक लीडरशिप का दिमाग कि हमें साम्राज्य को बढ़ाना है, ना कि घटाना है। यहूदियों का सर्वनाश और स्लावों को गुलाम बनाना इस योजना के अभिन्न अंग थे। वही गलत था, लेकिन विषय तो बहुत बड़ा था। एक सेकेंड, पंखा बंद। सोवियत संघ पर आक्रमण की योजना 1940 के आरंभ से ही बनाई जाने लगी थी। उसे ऑपरेशन बारबरोसा की सांकेतिक संज्ञा दी गई। लाल सेना के नाम से विख्यात सोवियत सेना के बारे में हिटलर की राय बहुत खराब थी। वह एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। लाल सेना को
योजना के अनुसार सोवियत संघ को 9 या ज़्यादा से ज़्यादा 17 हफ्तों के अंदर जीत लेना था, लेकिन जैसा कि घटनाक्रम से सिद्ध हुआ, यह आक्रमण नाजी शासन और स्वयं हिटलर के विनाश का कारण बना। रशिया पे कब्जा करना आम बात नहीं है। रशिया नाम ही काफ़ी है। जर्मन आक्रमण के बाद सोवियत सरकार ने सोवियत जर्मन अनाक्रमण समझौते को इस आधार पर, मतलब अपनी संसद में इस आधार पर उचित ठहराया, जो कि हमने अभी क्वेश्चन भी किया था, कि सरकार को नाजी हमले का मुकाबला करने के लिए अवसर मिल गया, यानी 1.5 साल का समय मिल गया। इस प्रकार वह समय प्राप्त करने की एक रणनीति थी। मगर जब आक्रमण हुआ तो सोवियत संघ बिल्कुल भौचक्का रह गया। उसे करारी हारों और बर्बादी का मुंह देखना पड़ा। स्टार्टिंग में कुछ सोवियत लिखते हैं कि इसका कारण यह था कि सोवियत संघ को आक्रमण का प्रतिरोध करने की पूरी तैयारी करने का समय नहीं मिला। और लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों की राय है कि स्टालिन अनाक्रमण समझौते पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करके चल रहा था, और यही सबसे बड़ी गलती थी। वो तो सरकार ने संसद में बोल दिया कि हमें तैयारी का मौका मिल गया, लेकिन वो अपनी गलतियां छुपा रहे थे। स्टालिन को अनाक्रमण के समझौतों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा हो गया था, इसीलिए इन तैयारियों में ढील हुई। स्टालिन मानने लगा था कि जर्मनी अभी लंबे समय तक सिर्फ पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों के साथ ही उलझा रहेगा, इसलिए सोवियत संघ को तत्काल कोई खतरा नहीं है। इस संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब से युद्ध आरंभ हुआ था, स्टालिन ने सोवियत संघ में नाजी विरोधी तथा जर्मन विरोधी विचारों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब सोवियत संघ एक तरीके से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था जर्मनों की साइड, लेकिन उल्टा हुआ, जर्मन ने ही हमला कर दिया। जब तक जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण नहीं किया था, तब तक वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध को फासीवादी शक्तियों द्वारा आरंभ की गई लड़ाई के तौर पर नहीं, बल्कि साम्राज्यवादियों के आपसी युद्ध के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा था। लेकिन अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नाम दिया गया। अनाक्रमण संधि और सोवियत संघ द्वारा पोलैंड पर किए गए हमले, बाल्टिक राज्यों पर कब्जा करने से सोवियत संघ और साम्यवादी दलों की लोकप्रियता में पूरी दुनिया में कमी आई। युद्ध की किसी औपचारिक घोषणा के बिना 22 जून 1941 को जर्मन आक्रमण आरंभ हो गया। वायुसेना समर्थित जर्मन टैंक लेनिनग्राड, मॉस्को और कीव की ओर जाने वाले 3000 किलोमीटर से अधिक लंबे मोर्चे से होकर तेजी से आगे बढ़े। सोवियत सेना लगातार पीछे हटती रही और जर्मन सेना ने कीव, स्मोलेंस्क तथा ओडेसा पर कब्जा कर लिया। जर्मनी ने सर्दी शुरू होने से पहले ही सोवियत संघ के खिलाफ अपने युद्ध को अंतिम परिणति तक पहुंचा देने की आशा की थी, लेकिन जर्मन अक्सर स्मार्ट होते हैं। अक्टूबर के आरंभ में मॉस्को के चारों ओर घेरा डाल दिया गया। अनबिलीवेबल भाई साहब, क्या खौफ था उस समय हिटलर का, एकदम मतलब चढ़ जाना है, कब्जा करना है तो करना ही है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। शीघ्र ही भयावह ठंड शुरू हो गई और नवंबर के मध्य तक मॉस्को पर आक्रमण को रोकना पड़ा। नवंबर के अंत तक तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे आ गया, मतलब इंसान तो जम जाए। इससे जर्मनी के काफ़ी सारे भारी साज सामान बेकार पड़ गए, गन्स चलना बंद हो जाती हैं। जर्मन सिपाहियों को इतने कपड़े नहीं दिए गए थे कि वे रूस की सर्दी को झेल पाते। दिसंबर में सोवियत प्रत्याक्रमण आरंभ हुआ और जनवरी तक जर्मन सेना को मॉस्को से खदेड़ दिया गया, क्योंकि लाल सेना जो कि सोवियत सेना थी उसको आदत थी लड़ने की ठंड में, लेकिन जर्मनी को आदत नहीं थी ठंड में लड़ने की। जनवरी तक जर्मन सेना को मॉस्को से खदेड़ दिया गया। ऑपरेशन बारबरोसा विफल हो चुका था, लेकिन जर्मनी की पूर्ण पराजय में अभी देर थी। ऑपरेशन बारबरोसा नाम इस सोवियत संघ पे कब्जे का ऑपरेशन का नाम दिया गया था। मतलब सोवियत संघ पर कब्जा करना था ठंडे से पहले, तो इस ऑपरेशन का नाम हिटलर ने दिया था ऑपरेशन बारबरोसा। पर ठंड ने सोवियत संघ को बचा लिया, नहीं तो मॉस्को में शासन होता हिटलर का।
इस बीच दुनिया में कई और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हो चुकी थी। संयुक्त राज्य का युद्ध में प्रवेश कैसे होता अब देखें तो यूएस, लेकिन कुछ भी कहो, यूएस ने वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में सहयोग किया, हिस्सा लिया, और आप वर्ल्ड वॉर 3 भी अमेरिका की वजह से ही होगा, लेकिन अमेरिका की धरती पर एक भी बम नहीं गिरा, देखने वाली बात है। जबकि सबसे पहले तो अमेरिका को ही निशाना बनाना चाहिए। आज ईरान को देखो तो सबसे पहले मिसाइल तो अमेरिका के घर में गिरानी चाहिए, लेकिन नहीं, वो गिराए, उसके पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइल्स नहीं। जब तृतीय विश्व युद्ध छिड़ा उस समय संयुक्त राज्य ने अपने को तटस्थ घोषित कर दिया था। फांसीवादी अतिक्रमण के आरंभ से ही संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस की जैसी नीति पर चलता रहा था, और सुडेटनलैंड को जो लेकर चलने वाली वार्ता में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने चैम्बरलेन की तुष्टीकरण की नीति का समर्थन किया था। उसने चीन पर जापानी हमले का विरोध किया था, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं। इस युद्ध में ज़्यादातर अमेरिकी ब्रिटेन से सहानुभूति रखते थे, लेकिन वे लड़ाई में संयुक्त राज्य की सीधी शिरकत के खिलाफ थे। ब्रिटेन को संयुक्त राज्य के शस्त्रास्त्र की नकद खरीदारी करने दी गई। धीरे धीरे ब्रिटेन के प्रति संयुक्त राज्य का समर्थन बढ़ता गया, और 1941 के आरंभ होते होते ब्रिटेन इस स्थिति में नहीं रह गया था कि वह अपने शस्त्रों तथा अन्य साज सामान की कीमत चुका सके। इन सब के लिए वह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य पर निर्भर हो गया था। मार्च 1941 में संयुक्त राज्य की कांग्रेस संसद ने एक कानून पास किया जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह ऐसे किसी भी देश को उधार या पट्टे पर शस्त्रास्त्र दे सकता है जिसकी रक्षा को वह संयुक्त राज्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण समझे। इसे उधार पट्टा व्यवस्था, लैंड लीज सिस्टम कहा गया। अब ब्रिटेन को संयुक्त राज्य अमेरिका से बड़े पैमाने पर शस्त्रास्त्र आदि प्राप्त होने लगे। बाद में संयुक्त राज्य ने ब्रिटेन जाने वाले अपने लदे जहाज़ों की जर्मन हमलों से हिफाजत करने का जिम्मा भी ले लिया। साथ ही संयुक्त राज्य के उद्योगों ने विशाल परिमाण में शस्त्रास्त्रों, विमानों, जहाज़ों का निर्माण आरंभ कर दिया, जिससे पूरा प्रॉफिट हो रहा था अमेरिका को। अमेरिका जहाँ फल फूल रहा था वहीं ब्रिटेन लड़ाई कर रहा था, ब्रिटेन के ऊपर बम गिर रहे थे, ब्रिटेन बम गिरा रहा था, तो इससे और नुकसान ब्रिटेन को हो रहा था। बम जो गिर रहे थे वो ब्रिटेन के ऊपर गिर रहे थे, लेकिन फ़ायदा हो रहा था अमेरिका को, क्योंकि ब्रिटेन उससे सब कुछ खरीद रहा था, सारे हथियार, विमान, जहाज़, फाइटर जेट, सब कुछ। 1941 में अमेरिकी उधार पट्टा व्यवस्था सोवियत संघ पर भी लागू कर दी गई। वाओ। अटलांटिक चार्टर। इन्हीं दिनों एक और भी महत्वपूर्ण घटना हुई। अगस्त 1941 में, मतलब आप देख सकते हो, ये उधार पट्टा, लैंड लीज सिस्टम सोवियत संघ पर भी लागू कर दिया। मतलब कोई भी देश होगा इस वो परमानेंट ना ही कभी दुश्मन हो सकते हैं, ना ही परमानेंट फ्रेंड्स हो सकते हैं। टाइम के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। अटलांटिक चार्टर। इन्हीं दिनों एक और भी महत्वपूर्ण घटना हुई। अगस्त 1941 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट 1940 में तीसरी बार इस पद पर चुना गया था, यानी रूजवेल्ट ने अपनी अगस्त 1941 की मुलाकात के बाद एक घोषणा जारी की। यह घोषणा अटलांटिक चार्टर या अटलांटिक घोषणा पत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था, यद्यपि इसका मतलब यह नहीं था कि संयुक्त राज्य युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध हो गया है। इस घोषणा पत्र में कुछ सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे जिनके आधार पर विश्व के लिए बेहतर भविष्य की रचना की जा सकती थी। दोनों देशों ने इन सिद्धांतों से अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और ये सिद्धांत एक प्रकार से युद्ध लक्ष्यों की घोषणा के रूप में सामने आए। दोनों देशों ने कहा कि हम कोई प्रादेशिक या अन्य प्रकार का लाभ नहीं चाहते और न देशों की स्थिति में परिवर्तन चाहते हैं जो संबंधित जनसमाज की स्वतंत्र इच्छा के अनुरूप न हो। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि दोनों देश सभी जन समाजों के अपनी मर्जी की सरकार चुनने के अधिकार का आदर करते हैं। वे चाहते हैं कि जिन लोगों की संप्रभुता और स्वशासन के अधिकार ज़बरदस्ती छीन लिए गए हैं
उन्हें वे वापस लौटा दिए जाएं। लेकिन आज क्या हो रहा है, अमेरिका चाहता है कि ईरान में हमारी सरकार हो, हमारी कठपुतली सरकार हो, ईरान में जो शासन करे वो हमारे हिसाब से करे। तो इन सब बातों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। घोषणा पत्र में नाजी जुल्म को सदा के लिए समाप्त कर देने की बात कही गई थी और सोवियत संघ भी इस घोषणा में शामिल हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि जब भारतीय नेताओं ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की मांग की और उसके समर्थन में अटलांटिक चार्टर के सिद्धांतों का हवाले दिया, तो चर्चिल ने यह कहते हुए फटकार बता दी कि ये सिद्धांत केवल उन देशों पर लागू होते हैं जो जर्मनी के कब्जे में। वाह यार, इसीलिए कहते हैं ज़िंदगी में सब बनना, कमज़ोर कभी मत बनना। भारत के लोग गुलाम थे उन भारत के लोगों की गलतियों की वजह से, और भारत आज़ाद हुआ भारत के लोगों के एफर्ट्स की वजह से। पर्ल हार्बर पर आक्रमण। संयुक्त राज्य ने अब तक युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश नहीं किया था। जुलाई 1941 में जापानियों ने हिंद, चीन, इंडो चाइना में वियतनाम पर कब्जा कर लिया और अक्टूबर में जापान में और भी आक्रामक रुख वाली सरकार पदारूढ़ हुई। वाओ, उसका प्रधान जनरल हिदेकी टोजो था। जापानियों ने एक और भी आक्रामक कार्यवाही करने की तैयारी की। इस बार उसका लक्ष्य प्रशांत महासागर था। वाओ। 7 दिसंबर 1941 को जापानी बमबाज विमानों ने हवाई द्वीप में पर्ल हार्बर में स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया। वाह यार, मतलब सोच रहे हो इन दैट टाइम 1940 के टाइम में अमेरिका पर हमला किया जापान ने, अमेरिका पर। अनबिलीवेबल। अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला। संयुक्त राज्य मान रहा था कि अगर जापान ने आक्रमण किया भी तो वह उस क्षेत्र के ब्रिटिश और डच उपनिवेशों पर ही हमला करेगा, लेकिन उसे क्या पता था अमेरिका पर ही हमला करेगा। इसलिए इस जापानी कार्रवाई के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं था। बमबारी में संयुक्त राज्य के 188 विमान, बहुत से युद्धपोत, क्रूजर और अन्य नौसैनिक जहाज ध्वस्त हो गए। 2000 से अधिक सैनिक मारे गए। जापानियों को मामूली क्षति हुई। 8 दिसंबर को संयुक्त राज्य ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 11 दिसंबर को जर्मनी और इटली ने संयुक्त राज्य के खिलाफ, क्योंकि इन तीनों का गुट चल रहा था, जर्मनी, इटली, जापान का, खिलाफ संयुक्त राज्य ने इन दोनों देशों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया। विश्व युद्ध तो अब छिड़ा था। विश्व युद्ध सोवियत संघ पर, सॉरी गाइस, विश्व युद्ध आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो 18 मिनट के पास पहुंच चुकी है और अगर 20 मिनट की वीडियो हो जाती है तो अपलोडिंग में दिक्कत होती है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।